Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Ms. Farha Jamil. I hope you all are fine. Students, now we are going to start our next topic, the ideology of Pakistan and Qaid-e-Azam. यानी नज़र पाकिस्तान के हवाले से कायद-ए-आज़म की खिदमात का आज हम जायज़ा लेंगे। बच्चों, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का नज़रिया क्या था कि वो चाहते थे कि सब कॉन्टिनेंट के जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं, एरियाज़ हैं, जैसे कि पंजाब, बंगाल, असम, सिंध, सरहद, जो कि पहले सरहद था अब खैबर पख्तूनख्वा कहलाता है, और बलूचिस्तान को मिलाकर पाकिस्तान बना दिया जाए, जिसमें यहाँ के लोग अपने मज़हब इस्लाम, तहज़ीब, रिवायात, अखलाकियात और माशियात के असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। यानी कि वो एक ऐसा मुआशरा कायम करना चाहते थे जहाँ मुसलमान आज़ाद हों, वहाँ वो अपनी इक़दार यानी वैल्यूज़ के मुताबिक मुल्क और हुकूमत के निज़ाम को चलाएं, और इसके साथ साथ अक़लियतों को भी, यानी कि जो दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे उनको भी बराबर के हुकूक हासिल होंगे। बच्चों, कायद-ए-आज़म इस्लामी निज़ाम को ही पूरी तरह काबिल अमल समझते थे और कुरान पाक को ही बुनियाद मानकर मुल्की निज़ाम को इस्तवार करना चाहते थे। यानी कुरान पाक के अंदर जो कुछ भी हिदायत मौजूद हैं उन्हीं को बुनियाद मानकर हुकूमत का निज़ाम चलाना चाहते थे। इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जलसे में 1943 में कराची में क्या फरमाया? अब इसके मायने क्या है, यानी इसका मफ़हूम क्या है कि वो कौन सा रिश्ता है जिससे मुंसलिक होने से तमाम मुसलमान जिससे वाहिद की तरह हैं, वो कौन सी चट्टान है जिस पर इस मिल्लत की अमारत इस्तवार है, वो कौन सा लंगर है जिससे इस उम्मत की कश्ती महफूज कर दी गई है। वो रिश्ता, वो चट्टान, वो लंगर खुदा ताला की किताब कुरान मजीद है। यानी कि अगर हम कुरान मजीद को ही बुनियाद मान कर अपने मुल्क का निज़ाम चलाएंगे तो कामयाबी और कामरानी हमारे कदम चूमेगी। अब बच्चों, मार्च 1944 में उन्होंने स्टूडेंट्स से यानी तलबा से खिताब करते हुए क्या फरमाया था? हमारा रहनुमा इस्लाम है और यही हमारी ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता है। यानी अब हमें अपनी ज़िंदगी के किसी भी पहलू, इनफरादी, इज्तिमाई, किसी भी पहलू से मुतल्लिक रहनुमाई हासिल करनी है तो वो हमें रहनुमाई कहाँ से मिलती है? इस्लाम से मिलती है। और अगर हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी सुरखरू हो जाएंगे। इसीलिए वो इस्लाम के इस्तेहकाम के लिए इस्लामी रियासत का क़याम चाहते थे। बच्चों, अब एक और जगह अलीगढ़ में भी कायद-ए-आज़म ने खिताब करते हुए नज़र पाकिस्तान को किन अल्फाज में बयान किया? आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के मुतालबे का मुहर्रिक और मुसलमानों के लिए जुदागाना मुमलिकत की वजह क्या थी? तक़सीम हिंद की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसकी वजह हिंदुओं की तंग नज़री है ना अंग्रेज़ों की चाल। ये इस्लाम का बुनियादी मुतालबा है। यानी इससे मुराद है कि पाकिस्तान हम इसलिए हासिल नहीं करना चाहते थे कि एक अलग मुल्क मिल जाए, या फिर सब कॉन्टिनेंट को तकसीम कर दिया जाए, या फिर हिंदुओं की तंग नज़री की वजह से या अंग्रेज़ों की चाल की वजह से हम तंग आकर एक अलग रियासत चाहते हैं। नहीं, बल्कि हम इस्लाम की वजह से एक अलग रियासत का मुतालबा कर रहे हैं ताकि हम उन इस्लामी उसूलों को अपना सकें और एक इस्लामी रियासत के अंदर रहते हुए हम इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। अब बच्चों, 11 अक्टूबर 1947 में आप हुकूमत पाकिस्तान के अफसरान यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स से खिताब करते हुए क्या कहते हैं? 10 साल से हम जिस मुमलिकत की तख्लीक के लिए कोशां थे, खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर की मेहरबानी से अब एक हकीकत बन चुकी है। अब पाकिस्तान का मकसद हमारे लिए इसके अलावा और कुछ नहीं कि हम ने एक ऐसी रियासत बनाई है जिसमें हम आज़ाद अफराद की तरह रह सकें, अपनी तहज़ीब व सकाफ़त को तरक्की दे पाएँ और इस्लाम के इज्तिमाई निज़ाम अदल के उसूलों पर अमल पैरा हो सकें। इसी तरह से बच्चों, नज़र पाकिस्तान की वजाहत करते हुए कायद-ए-आज़म ने एक बार यूँ भी फरमाया कि हमने पाकिस्तान का मुतालबा महज ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया, बल्कि हम एक ऐसी तजुर्बागाह
حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلامی اصولوں کو آزما سکیں. یعنی ہمیں ایک زمین کا ٹکڑا نہیں چاہیے تھا جہاں پر ہم صرف رہ سکیں، بلکہ ہمیں اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی تھی. اس لیے ہمیں اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لانا تھا. اب بچوں 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں بنگالی، پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے. ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں. اب ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی بن کر زندگی گزاریں. اس کے علاوہ آپ نے اقلیتوں کو مکمل تحفظ دینے اور برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا، اور یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. بچوں ہمارا مطالبہ صرف یہی نہیں تھا کہ ہمیں صرف ایک ایسی اسلامی ریاست چاہیے جہاں صرف مسلمان رہیں، بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اقلیتوں کو بھی ان کے حقوق برابری سے دیے جائیں گے. اسلام بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اب جو 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے دوران کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کیے ہیں اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے. ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور یعنی مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو. اسٹوڈنٹس، اب اگر دیکھا جائے تو قائد اعظم نے معیشت میں بھی اسلامی اصولوں کو ہی اپنانے کی طرف زور دیا اور یہی فرمایا کہ ہمیں اپنی معاشی نظام کو بہتر بنانے کے لیے مغربی نظام کو چھوڑ کر اسلامی اصولوں کے مطابق عمل کرنا ہوگا. بچوں قائد اعظم کے انہی خطبات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قائد اعظم کس قدر نظریہ پاکستان کے حامی تھے. تو بچوں آج کا یہی ہمارا سبق ختم ہوتا ہے. اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہمارا چیپٹر نمبر 1 کمپلیٹ ہو جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.